10 नवंबर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट के बाद आज कुछ तस्वीरें आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा से लौटे और लौटने के फौरन बाद सीधे दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे। ब्लास्ट में घायलों का हालचाल उन्होंने जाना, एक एक से बारीकी से समझने की कोशिश की कि क्या हुआ। प्रधानमंत्री मोदी अब से ठीक 40 मिनट के बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक करने वाले हैं और उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीसीएस की बैठक। सीसीएस की इस बैठक में देश के प्रधानमंत्री के साथ 4 सबसे शक्तिशाली मंत्रालय, कौन कौन से? एक तो प्रधानमंत्री जिनकी अध्यक्षता में यह बैठक होगी, फिर उनके बगल में बैठेंगे गृह मंत्री अमित शाह, फिर उसके बाद विदेश मंत्री, फिर रक्षा मंत्री, फिर वित्त मंत्री, वित्त मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण। चारों मंत्रियों के साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल, वो भी शामिल होंगे। अब क्या जरूरत है इस बैठक की, इसे भी समझ लीजिए। याद रखिएगा, सीसीएस की बैठक ये वो बैठक है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आतंक पर प्रहार के सारे सख्त फैसले लिए गए हैं, लिए जाते रहे हैं। मतलब देश का कोई महत्वपूर्ण बड़ा फैसला इसी बैठक में होता है, इसीलिए इस बैठक पर सबकी नजर है। दूसरी तरफ दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पूरे मामले से पर्दा जो है वो हटता जा रहा है। हम सोर्सेस के टच में हैं और ये सोर्सेस कौन है? ये जो जितने भी अधिकारी इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो अलग अलग एजेंसियां जुटी हुई हैं, हमारे रिपोर्टर्स उनके संपर्क में हैं। तो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन कहीं ना कहीं जैश ए मोहम्मद और अंसार गज़वत उल हिंद से है। अंसार गज़वत उल हिंद ये क्या है? उसका मुख्य मकसद क्या है? कश्मीर को शरिया कानून के तहत स्वतंत्र इस्लामी राज्य बनाना और भारत में जिहादी आतंक फैलाना। यह संगठन मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एक्टिव है। इन दोनों आतंकी संगठनों ने भारत में खुफिया एजेंसियों के सटीक एक्शन के कारण आतंक का एक नया मॉड्यूल तैयार किया। इसके लिए इन लोगों ने ऐसे प्रोफेशनल्स को चुना जिनका समाज में रुतबा होता है, सम्मान होता है, जिसकी वजह से उन पर शक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि ये तो ऐसा नहीं करेगा, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो बड़े साबिर लोग हैं, ये तो बड़े ज़हीन समझदार किस्म के लोग हैं, ये ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। उस टाइप के लोगों को चुना और इसीलिए व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल इन लोगों ने तैयार किया, जिसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, हाईली एजुकेटेड पीपल, ये सबको जोड़ा जाता है। ये सब चल ही रहा था कि अचानक देश में अप्रैल में पहलगाम आतंकी हमला हो जाता है, इनफैक्ट किया जाता है। भारतीय फौज उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करती है, जिससे आतंकी संगठन जैश को सबसे बड़ा झटका लगता है, तबाह कर देते हैं, खड़े खड़े जिंदा जल जाते हैं आतंकी। जैश ए मोहम्मद का संस्थापक मसूद अजहर, उसकी बहन सादिया का पति भारत की कार्रवाई में मारा जाता है। सूत्र यह बताते हैं कि उसके बाद सादिया अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए भारत में फिर से एक्टिविटी शुरू करती है। सादिया असल में लखनऊ की रहने वाली थी, यह बता दूं आपको, और फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन से वो सीधे संपर्क में थी कथित तौर पर। डॉक्टर शाहीन के जरिए सादिया अपने मकसद में कामयाब होती, उससे पहले उसके गुर्गे ने गलती कर दी। डॉक्टर शाहीन जो है वो लखनऊ की रहने वाली है। अगर मेरे ख्याल से मैंने ये कहा कि ये जो सादिया है ये लखनऊ नहीं, सादिया नहीं, वो जो पकड़ी गई है डॉक्टर, मैं उसकी बात कर रही हूं, वो लखनऊ की रहने वाली है और कहा जा रहा है कि वो संपर्क में थी वहां सरहद पार। 19 अक्टूबर 2025 को श्रीनगर के नौगाम में जैश के समर्थन में कुछ विवादित पोस्टर चिपकाए गए। ये पूरी क्रोनोलॉजी समझिएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया और फुटेज जब देखे तो कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और उन लोगों से जब पूछताछ की
तो उसमें एक नाम आया मौलवी इरफान अहमद का। 20 से 25 अक्टूबर 2025 के बीच शोपियन में मौलवी इरफान अहमद और गांदरबल से जमीर अहमद को फिर गिरफ्तार किया जाता है। मौलवी इरफान, इस कैरेक्टर को ध्यान रखिएगा, मौलवी इरफान अहमद से जब बहुत कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर्स का नाम लेता है, उसमें एक डॉक्टर मुजम्मिल आता है। और उसके बाद 30 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस हरियाणा पुलिस की मदद से फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को हिरासत में ले लेती है। जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है, एक तो मुजम्मिल से और वो उस मौलवी से, दोनों से जब पूछताछ की जाती है तो फिर एक और शख्स सामने आता है और उसका नाम है डॉक्टर आदिल। 5 नवंबर को उसे सहारनपुर से फिर पकड़ा जाता है। पुलिस ने 7 नवंबर को जब इस डॉक्टर आदिल को पकड़ा, तैनाती मतलब आदिल की जो तैनाती थी वो अनंतनाग के एक हॉस्पिटल में थी, वहां पर छापेमारी होती है, जॉइंट कार्रवाई होती है दोनों राज्यों की पुलिस की तरफ से। तो वहां पर इस डॉक्टर आदिल के लॉकर से AK-56 मिलती है। एक डॉक्टर जिसके गले में स्टेथोस्कोप होना चाहिए, उसके लॉकर में क्या मिलता है? AK-56। यहां से एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं। तीनों से एक साथ पूछताछ होती है। डॉक्टर मुजम्मिल टूटता है, धीरे धीरे सारे राज खोलने लगते हैं। 8 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच हरियाणा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों पर छापेमारी करती है। और इस दौरान 9 नवंबर को एक मद्रासी नाम के शख्स को गिरफ्तार किया जाता है। और ये जो मद्रासी शख्स है, इसकी निशानदेही पर 10 नवंबर को फरीदाबाद से मेवात के रहने वाले इमाम हाफिज मोहम्मद इश्तियाक की गिरफ्तारी होती है। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, पीछे क्या चल रहा था, ये जब आप पूरे के पूरे कनेक्शंस को, डॉट्स को जोड़ेंगे ना, तब आपको लगेगा कि इसके पीछे तो बहुत काम हुआ है। तब जाकर ये सारी चीजें सामने आई हैं। पुलिस जब छापेमारी करती है उस इमाम के घर पर, तो क्या निकलता है? 2563 किलोग्राम विस्फोटक। पुलिस को मालूम था कि और भी विस्फोटक कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, इसीलिए दबिश और बढ़ाई जाती है। फिर डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर 360 किलो विस्फोटक की और बरामदगी होती है। और इन सब के बीच डॉक्टर उमर वहां से निकल जाता है, भाग जाता है। और उसी शाम 6:52 पर दिल्ली के लाल किले में, लाल किले के पास रेड लाइट पर धमाका होता है। और धमाके के वक्त डॉक्टर उमर अपनी उसी कार में रहता है जिसमें ब्लास्ट होता है। अब कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा जिस मौलवी इरफान अहमद से पूछताछ के आधार पर हुआ है, दरअसल उसी ने डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाया। उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में डॉक्टर शाहीन आई, जो पहले से सीधे जैश के संपर्क में थी। और उसके जिम्मे क्या था कि महिला आतंकियों की भर्ती करे, वो नेटवर्क को फैलाए। अब सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसियों की दबिश और साथियों के पकड़े जाने के बाद डॉक्टर उमर बेहद घबरा गया और इसीलिए उसने विस्फोटकों को ठिकाने लगाने की कोशिश की। 10 नवंबर को लाल किले के पास डॉक्टर उमर ने अपनी कार में विस्फोट किया और यह पैनिक में विस्फोट हुआ। अब इस पूरी कहानी के बीच कुछ सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। जो पहला सवाल किसी भी आदमी के जहन में आ सकता है, किसी भी व्यूअर के जहन में आ सकता है, वो ये है कि पढ़ा लिखा कोई शख्स, पढ़े लिखे डॉक्टर कट्टरपंथी मौलवियों की चाल में क्यों फंस रहे हैं? लखनऊ की डॉक्टर शाहीन मसूद असर की बहन के संपर्क में कैसे आ जाती है? अमोनियम नाइट्रेट वाली योजना किसके दिमाग की उपज है? आज इन्हीं सवालों का जवाब गूंज में हम अपने एक्सपर्ट पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। शुरू कर रहे हैं गूंज।